हेलो दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में या मूंगे की चट्टानों के बारे में। तो आपका ज्ञानार्जन करने से पहले मैं आपको ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये रंग बिरंगे जो आपको चित्र दिख रहे हैं, यही जो हैं वो मूंगे हैं या कोरल्स हैं, जो कि ओशनिक सरफेस में समुद्र के नीचे जो है वो लगभग 70 से 80 मीटर तक, खाली इससे नीचे नहीं, इतनी डेप्थ तक मिलते हैं। और आप देख लीजिए ये रंग बिरंगे कलर में होते हैं और बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं इनके आसपास जो है मछलियां और कितने सारे इंसेक्ट्स ये सब घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ओशनिक बायोडाइवर्सिटी को बहुत इम्पैक्ट करता है। ओशंस में ज्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो इन्हीं के कारण होती है। तो इनको आप जो है वो जरूर देख लीजिए। फिर आगे आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये प्रवाल भित्तियां जो हैं वो होती क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज ए रिज ऑफ रॉक इन द सी फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिपॉजिट ऑफ कोरल व्हेन कोरल्स डाई डिपॉजिट एट ए प्लेस। मतलब कि ये कुल मिलाकर के एक रिज ऑफ रॉक है, एक चट्टानों की एक तरीके की कटक है, या आप कह सकते हैं समुद्र के अंदर की पहाड़ी है, जो कैसे बनती है, ग्रोथ एंड डिपॉजिट ऑफ कोरल्स। जो कोरल्स होते हैं या कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, मूंगे जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो जब समुद्र के अंदर मर जाते हैं तो मरने के बाद वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। मरे और मरने के बाद वो एक जगह डिपॉजिट होकर के आपस में चिपकने लगते हैं, और चिपकने के साथ साथ बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो जब ये इनका स्केलेटन जो होता है उसका कॉम्पैक्शन हो जाता है मरने के बाद, तो उसके बाद वो एक रिज टाइप का अंदर बना लेते हैं। मतलब एक के ऊपर मर करके डिपॉजिट होते जाते हैं, और इस तरीके से जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को कोरल रीफ बोला जाता है। कोरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ कॉलोनीज ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ टिनी इंडिविजुअल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। वही जो मूंगे होते हैं कोरल पॉलिप्स, जो मैंने अभी पिछले चित्र में आपको दिखाया। जब कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो मरते हैं तो मरने के बाद क्या होता है, इकट्ठा होते हैं। तो बहुत सारे कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, जब तक नहीं डेथ होती तब तो बहुत अच्छे हरे भरे रहते हैं, समुद्र में दिखते हैं, खूब बायोडाइवर्सिटी होती है। लेकिन जब कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसके बाद वो इकट्ठा होकर के एक रीफ या आप ये कह सकते हैं कि रिज टाइप का बना लेते हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। These marine invertebrate animals have hard exoskeletons made up of calcium carbonate, and they are predominantly fixed in one place. These live on lime and secrete lime. बहुत ही important point। ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये कोरल पॉलिप्स दिखते तो जो है वो प्लांट की तरह से हैं, लेकिन एक्चुअली ये होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके के जीव होते हैं, ये क्या होता है कि एक्चुअली ये लाइम को ही खाते हैं और लाइम ही सेक्रीट करते हैं, लाइम ही निकालते हैं। तो मतलब ये जो लाइम होता है या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है समुद्र के अंदर, उसी पे जिंदा रहते हैं। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये नमक को, समुद्र के अंदर का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको खा करके थोड़ा वाटर को भी प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। और ये जहाँ पे होते हैं एक ही जगह पर जनरली ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इनको मैराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहा जाता है। और लाइम जब ये खा करके, जब ये लाइम सेक्रीट करते हैं, लाइम निकालते हैं, तो क्या होता है कि इनकी बाहर की सरफेस पे लाइम जो है वो जमा हो जाता है, और जमा होकर के इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं जो आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूं। अब आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कोरल्स हैं। आप देखिए, ये पानी के अंदर जब होते हैं समुद्र में, ओशन में थोड़ा सा गहराई पे, ये क्या करते हैं, लाइम को खाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, और वो बाद में कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रीट होकर के आप देख सकते हैं इनकी सरफेस पे जो है वो जम जाता है। और धीरे धीरे इनकी सरफेस जो होती है वो क्या होती है, जब जम जाता है तो बहुत ही हार्ड हो जाती है। आप कभी भी समुद्र घूमने जाइए, सो वेन एवर यू गो अराउंड ए कोस्टल एरिया, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पर खूब सारे शंख, कंठीमाला जिनका बनता है वो सारे पड़े होते हैं। एक्चुअली होते क्या हैं, वो
यही कोरल्स ही होते हैं, डेड कोरल्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो वही कोरल्स होते हैं गुरु, और उनकी उन जगहों की बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है वो बहुत हाई होती है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये रंग बिरंगे कोरल्स हैं, कोरल्स रंग बिरंगे काफी होते हैं, पानी के अंदर हैं, और इन यहाँ पर इनके कलर के कारण से इंसेक्ट्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स के कारण से फिशेस और भी बहुत सारे जो है वो मराइन जो ऑर्गेनिज्म है अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरीके से इनकी बायोडाइवर्सिटी हमेशा बहुत ही हाई होती है, जैव विविधता। और बायोडाइवर्सिटी हाई होने के कारण इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, समुद्रों का वर्षावन। जैसे जमीन पर वर्षावन वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, वैसे समुद्र में जो ये कोरल वाले रीजन होते हैं वहां जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा गया है, और यूपी पीसीएस में तो फिर ये एकदम दबा के पूछा गया है, मतलब हर साल एक आध ना एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो इस पॉइंट को याद करिएगा, क्वेश्चन आए किसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं, समुद्रों का वर्षावन, तो एकदम उत्तर है आपका कोरल्स को, कोरल कोरल रीफ्स को। ओके, आइए फिर कुछ आगे देखते हैं चीजें। अब देखिए आगे, ये पॉलिप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं, दीज ग्रो स्लोली फॉर्मिंग डिफरेंट शेप एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीसीज। मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत सारे शेप होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता, जो इनकी स्पीसीज होती है उसी के अनुसार ये अपना साइज बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिक्स ये रहते हैं एक प्लेस पे, ये चीज याद रखिएगा। ओके, दीज ग्रो इन ट्रॉपिकल वाटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ होते हैं, ये ट्रॉपिकल ओशंस में ज्यादा होते हैं। मतलब हमारे ग्लोब पे जो ये इक्वेटोरियल रीजन है और इसके ऊपर जो ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 वाली, और नीचे ये आपकी जो मकर रेखा है 23.5 साउथ वाली, तो इसके बीच में ट्रॉपिकल ओशंस में ही ये जिंदा रहते हैं, यहीं पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको वार्म कंडीशंस थोड़ा सा चाहिए जो है, और वार्म कंडीशंस नहीं रहेगी, हल्की गर्म दशाएं नहीं रहेगी तो ये मर जाएंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोरल ग्रो इन ट्रॉपिकल वाटर्स अलोंग ए कोस्ट बैंक और आइलैंड जनरली, और किस डेप्थ पे, 0 से 77 मीटर। मतलब कि अगर आप जो है वो कोस्ट जो यहाँ ओशन है, ओशन की जो सरफेस है, ओशनिक सरफेस से 77 मीटर की डेप्थ तक ही ये जिंदा रह सकते हैं। और ज्यादातर कहाँ होते हैं ये, कोस्टल एरिया जो होता है, या कोई किनारा होता है, या कोई आइलैंड होता है, उसके अगल बगल ही ये जमीन से जुड़ करके ही लगभग जो है वो ग्रो होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इनको वार्म वाटर, मतलब जहां तक सनरेज पहुंचती हैं वहीं तक जो है वो ये अच्छे से जीते हैं, अच्छे से पनपते हैं। इनके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ज्यादा डेप्थ में भी जहां सनलाइट नहीं पहुंचेगी ये मरना स्टार्ट कर देते हैं। आइए आप कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन्हें आप बुलेट पॉइंट्स कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोरल रीफ्स रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं क्योंकि इनकी बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, एकदम सही, डिस्कस कर चुके हैं। सैलिनिटी इनकी जो होती है, लवणता जो होती है। अब इनको जीने के लिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स, ये इनके जीने के लिए दशाएं हैं। तो इनको जिंदा रहने के लिए कुछ दशाएं जरूरी हैं। वो दशाएं कौन कौन सी हैं वो आइए देखते हैं। सैलिनिटी मतलब इनको जीने के लिए एक सैलिनिटी का स्पेसिफिक लेवल चाहिए, एकदम प्योर वाटर इनके लिए डेंजरस होता है, कुछ ना कुछ लवण जो है वो मिले होने चाहिए, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम जो होता है उसको ये खाते हैं। तो सैलिनिटी बहुत जरूरी है। सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 25 to 30 पार्ट्स पर थाउजेंड। इतनी लवणता जो है वो इनके जीने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद तापमान की बात करें तो 20 से लेकर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत जरूरी है। टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 20 टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसी के आसपास रहना चाहिए। 21 डिग्री एकदम आइडियल टेम्परेचर है, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। तो 21 है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 20 से नीचे जाता है या 21 से ऊपर 23 तक पहुंचता है तो तुरंत कोरल्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका कलर
चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना तापमान बहुत ही जरूरी है, इसी तापमान पर ये जिंदा रहते हैं सबसे अच्छे तरीके से। पहले ही हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये समुद्र की जो सरफेस होती है, जो सी सरफेस होती है, उसको 0 मीटर माना जाए तो उससे लेकर के 77 मीटर तक की डेप्थ तक ये जिंदा रहते हैं, क्योंकि सनलाइट लगभग जो है वो इतनी डेप्थ तक, इतनी गहराई तक पहुंचती है, जहां पे सनलाइट, सूर्य की रोशनी पहुंचनी बंद, वहां पे इनके जीवन का अंत शुरू। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इतनी डेप्थ तक ही ये मिलते हैं, इतनी गहराई तक ही। फिर इनके लिए थोड़ा एजिटेटिंग वाटर जो है वो जरूरी है। एजिटेटिंग वाटर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लोज्ड सी हो, क्लोज्ड सी में ये जनरली नहीं जिंदा रह पाते हैं। इनके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पानी आकर के जो है वो मिले बाहर से, क्योंकि जब बाहर से पानी आकर के मिलेगा, अगर कोस्टल वेव्स जो होती हैं या ओशनिक करंट जो होती हैं वो पानी बाहर से लेकर के आती हैं, तो जो बाहर से पानी आता है वो कुछ फूड अपने साथ में लेकर के आता है, लाइम वगैरह लेकर के आता है। तो फूड जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। अरे हम भी तो खाते पीते हैं ना भाई, तो जो हम लोग दाल चावल खाते हैं तो ये दाल चावल नहीं खाते हैं, ये क्या होता है लेकर के जो ये कोस्टल वेव्स फूड आती हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, उसी को खाते हैं। तो थोड़ा सा पानी जो है वो रुका नहीं होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ वाटर इनके जीने के लिए जरूरी होता है। फ्रेश वाटर डेंजरस होता है, तो एकदम से फ्रेश वाटर भी नहीं आकर के मिलना चाहिए कि एकदम ग्लेशियर मेल्ट हुआ, वो फ्रेश वाटर लेकर के एकदम शुद्ध पानी लेकर के आया, शुद्ध जल रहेगा तो मर जाएंगे, क्योंकि इनको जीने के लिए कुछ सैलिनिटी जरूरी है, थोड़ा सा पानी में लवणों का मिला होना जरूरी है। लवण की मात्रा घटी तो इनकी जो है वो डेथ शुरू हो गई, या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भी इनकी डेथ शुरू हो गई। सो फ्रेश वाटर इज डेंजरस। ग्रो इन ट्रॉपिकल सीज, ये कहाँ पे जिंदा रहते हैं? ट्रॉपिकल सीज में। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय क्षेत्र हैं वहां पर ये जिंदा रहते हैं। ओशनिक करेंट्स एंड वेव्स ब्रिंग फूड, तो एजिटेटिंग वाटर जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ओशनिक करेंट्स आकर के इनके जोन में आएंगी और वो कुछ ना कुछ अपने साथ भोजन पानी लेके आएंगी, तभी ये जिंदा रहेंगे। ओके, तो फिर अगला पॉइंट क्या है कि अगर इस ये मडी वाटर भी कहीं हो जाता है तो इनके लिए डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि मडी वाटर क्या होता है, इनके मुंह को कर देता है बंद। मुंह बंद मतलब अंदर भोजन जाना बंद, और उसके साथ इनकी मृत्यु की शुरुआत हो गई। सो मडी वाटर शट देयर माउथ एंड किल्स देम। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो इनको जिंदा रखने के लिए, के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। सब बुलेट पॉइंट्स हैं, एकदम दिमाग में छाप लीजिए दनादन इसको। और आइए मूव करते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रवाल विरंजन। तो प्रवाल विरंजन क्या है? एक्चुअली जो डेथ ऑफ कोरल्स है उसी को ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। जो कोरल्स जो हैं वो जब मर जाते हैं, कोरल पॉलिप्स, और मरने लगते हैं, तो उनके मरने को ही प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। सो इट इज लॉस ऑफ एल्गी फ्रॉम द कोरल्स रिजल्टिंग इनटू व्हाइट कलर विच इज इंडिकेटिव ऑफ डेथ ऑफ कोरल्स। एक्चुअली क्या होता है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके कुछ एल्गी होते हैं जिनको बोलते हैं जक्सन बैग्स एल्गी, उनके साथ में मिल करके ये जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर जो है अगर बढ़ गया, टेम्परेचर जैसे ही तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के साथ साथ ही ये क्या होता है, एल्गी डेड होने लगते हैं। जो एल्गी जिनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो जैसे ही एल्गी जो है वो डेड होकर के कोरल पॉलिप्स से अलग हुआ, तुरंत ही कोरल पॉलिप्स भी मरना स्टार्ट कर दिए। तो जब कोरल पॉलिप्स मरना स्टार्ट करते हैं तो इनका कलर कैसे होने लगता है, सफेद, व्हाइट कलर। एंड यही सूचित इंगित करता है कि ये इनकी डेथ होने वाली है। तो यही जो डेथ होती है, अब वो मेन रीजन जो है डेथ का वो होता है टेम्परेचर का बढ़ना। तो जिसे हम आज की भाषा में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण है इनके मरने का। लेकिन और भी कारण हो सकते हैं कोरल ब्लीचिंग के, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग मेन फैक्टर है, फिर अदर फैक्टर्स, आउटब्रेक ऑफ कोरल डिजीज। अगर इनको किसी तरीके की बीमारी हो जाए, भैया बीमारी जैसे हमको ना डेंगू मलेरिया ये सारी चीजें होती हैं, वैसे ही कोरल्स को भी बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। हालांकि मुझे उनका नाम जो है वो नहीं याद है, तो आप लोग सर्च करिएगा, इसको नीचे बताइएगा, मुझे भी थोड़ा नया जानने को मिलेगा। तो जैसे हमको डेंगू मलेरिया कॉलरा होता है, वैसे इनको कोई डिजीज हो गई तो कोरल्स मर जाते हैं। फिर अगर सी सेडिमेंट्स इंक्रीज हो गए, समुद्र के अंदर जो अवसाद हैं वो बढ़ गए, तो भी ये मरना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर प्योर वाटर आता है, क्योंकि भैया कुछ सैलिनिटी जरूरी है, प्योर वाटर मिला तब इन ये मरना शुरू हो जाते हैं। मिलता कैसे है, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो गया अचानक खूब सारा जो है वो, तब मेल्ट होकर के ग्लेशियल वाटर हमेशा प्योर वाटर होता है, वो मिला तो जहां ये होते हैं अगर वहां आके मिल गया तो मरना स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बारिश भी हो गई अगर इनकी जो है वो, बारिश भी प्योर वाटर ही होता है, तो भी ये मरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी भी तरीके से सैलिनिटी किसी अन्य तरीके से जो है जल में लवण की मात्रा बढ़ जाती है, तो भी ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऑयल स्पिल्स होते हैं, अगर कहीं जहाज वहाज फट गया, फटने के बाद तेल बहा और बह करके मिल गया, तो भी इनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है इस समय बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे ओशनिक मैराइन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि कोरल ब्लीचिंग किस किस लेवल पे हो सकती है। अब आप ये देखिए, ये है कोरल ब्लीचिंग के लेवल्स। मतलब कोरल ब्लीचिंग 4 लेवल पे हो सकती है, 4 लेवल्स पे। इनसिग्निफिकेंट ब्लीचिंग, जब किसी भी जगह के 20% कोरल्स ही खाली मरते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। जब 20% मरते हैं, जनरली सब जैसे इंसान मरते रहते हैं थोड़े बहुत बीमार होकर के, बूढ़े होकर के, तो अगर नॉर्मली जो है वो 20% तक जो है वो मर रहे हैं, डेथ हो रही है, तो वो इनसिग्निफिकेंट ब्लीचिंग में गिनी जाती है, वो नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जब 20 से 50% तक कहीं के कोरल्स जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएं, तो ये मॉडरेट ब्लीचिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मध्यम विरंजन यहाँ पर होता है, मतलब कि आधे तक लगभग मरना स्टार्ट हो गए, भाई चिंता की बात हो गई ना, तो ये मॉडरेट ब्लीचिंग होती है। लेकिन अगर 50 से 70% हो गए, थोड़ा सा और बढ़ गए, मतलब 1/3 तक कोरल्स मर गए, तब तो भाई भयंकर होता जा रहा है, मतलब सीवियर ब्लीचिंग स्टार्ट हुई। और जब 70% से ज्यादा ही हो जाए, भैया पूरी पूरी इनकी जनरेशन है खत्म होने लगे, तब ये हो जाता है आपका कैटास्ट्रॉफिक ब्लीचिंग, विच इज वेरी डेंजरस। आपने सुना होगा हमारे जो इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, लक्षद्वीप कोरल्स से बने हैं। तो लक्षद्वीप के पास भी सीवियर ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है। इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा अभी तक जो कोरल ब्लीचिंग है वो हुई है सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडियन ओशन एक जो है वो सी रूट है, वहां से बहुत सारे व्हीकल्स जाते हैं, और वो जब व्हीकल्स पास होते हैं तो सी सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ता है, ऑयल स्पिल्स भी होते हैं, सैलिनिटी भी बढ़ती है, और इसने जो है वो, और उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीजों ने मिलकर के बहुत कोरल्स को जो है वो इंडियन ओशन रीजन में मार दिया है गुरु, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वर्ल्ड की, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के मैप पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं इधर समझाऊं आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इस किनारे पर, समझ रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको एक लगभग 1100 किलोमीटर लंबी रीफ की प्रवालों की श्रृंखला मिलेगी, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। वहां पर भी सीवियर ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि टूरिस्ट वहां पर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। टूरिस्ट जहां जाते हैं गर्दा मचा देते हैं यार। इंडिया में देखो, पहाड़ों पे जाना शुरू किए, नैनीताल रानीखेत, वहां इतना पोल्यूशन फैला दिए, यहाँ भी पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो भैया अपना पर्यावरण भी बचाना है, रेन फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी बचाना है, तो कोरल्स को भी बचाना है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को और पूरे वर्ल्ड के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंसर्न हमेशा होना चाहिए, हालांकि हैं भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, और वहां पे भी ब्लीचिंग सीवियर लेवल तक पहुंच रही है, तो इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थेरीज दी गई थी कोरल रीफ्स के ओरिजिन होने पे या उनसे रिलेटेड, और उसके साथ साथ जो है वो कोरल रीफ्स के टाइप्स कौन से होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल। तो इन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड बीइंग विद अविरल धारा। और हाँ, मेरे वीडियोस अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो यार शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। बहुत दिमाग लगा के, मेहनत लगा करके बना रहा हूँ। बस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। एंजॉय।